नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है साउथ अफ्रीका से, जहां पे रिसेंट में बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं और ये 2-3 दिनों से जो है दंगे चल ही रहे हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो साउथ अफ्रीका में जो हो रहे दंगे जो चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। क्या रीज़न्स हैं और क्यों इस वजह से हो रहा है। यहाँ आप थंबनेल में इनकी एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं ये इनके पहले के प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के, ज़ूमा, जैकब ज़ूमा। ये उन्हीं की फ़ोटो है जो आप देख रहे हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि इनका इससे बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन है। चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, व्हाट लेड टू राइटिंग इन साउथ अफ्रीका, आर इंडियन एक्सपेक्ट्स सेफ, ऑल यू नीड टू नो। तो अब यहाँ चलिए अब सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका में जो इनकी जो पार्टी है, जिस समय आपके जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, तो इनकी जो पार्टी है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। और ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ये इन्हीं के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो इन्हीं के मतलब इन्हीं पार्टी से ही रिलेटेड थे, जैकब ज़ूमा। तो जैकब ज़ूमा जब इसमें थे तो ये इनकी जो प्रेसिडेंशियलशिप जो चली थी 2009 से 2018 तक चली थी। और ये काफ़ी जो है ये आप ये कह सकते हैं कि एंटी वाइट थे, या आप ये कह सकते हैं कि एंटी फॉरेनर थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में देखिए जो पिक्चर देखी जाती है कि आप वहाँ के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको देखते हैं, सब वाइट हैं। और बेसिकली जो भी आपको उनकी टीम में दिखेंगे 90% वाइट ही टीममेट्स दिखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिस्पैरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इनइक्वालिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो कि आपकी 1991 और 2 में जो वहाँ अपार्थेड जो ख़त्म हुआ था, अपार्थेड एक तरीके का वहाँ भेदभाव का एक दौर था जिसमें ज़्यादातर चीज़ों पे जो राज कर रहे थे, चाहे वो आपकी माइंस रहे, मिनरल्स रहे, या आपकी जो भी जो एसेट्स हैं देश की, उन सब पे जिनका सबसे ज़्यादा कब्ज़ा था वो माइनॉरिटीज़ में स्पेशली रूप से वाइट का था। तो इसलिए क्या होता था कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जिसकी वजह से बाद में जब ये अपार्थेड ख़त्म हुआ तो बाद में डेमोक्रेसी को और सारी चीज़ों को लाने के बारे में वहाँ सोचा गया और चीज़ों को चलाया गया। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, जैकब ज़ूमा, इन्होंने क्या किया था कि अपने शासन के दौरान ही इन्होंने ये कहा था कि अभी भी साउथ अफ्रीका में जो इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में, उसके पीछे कहीं न कहीं अभी भी जो बहुत बड़ा कारण है वो यही है कि जो मैक्सिमम यहाँ के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हों या माइंस हों या जो भी चीज़ें हों जो एक देश की प्रगति के लिए आवश्यक होती है, उन पे कहीं न कहीं आज भी जो है वो वाइट मोनोपोली है, या आप कह सकते हैं कि कलर्ड मोनोपोली है। कलर्ड वहाँ के ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि मिक्स्ड रेस के होते हैं, यानी जो एशियन अफ्रीकन मिक्स वैरायटी होगी, या आपकी ये कह सकते हैं कि आप चाहे जो आपके जो सीधे ब्रिटिशर्स या और कोई जो वाइट पीपल हैं उनके और एशियन के मिक्सअप वैरायटी को वहाँ पे कलर्ड वैरायटी कहा जाता है। तो इस तरीके से जितने भी वहाँ पे जो रूलिंग है, क्योंकि अभी भी देखिए साउथ अफ्रीका की 81 से 82% जो पॉपुलेशन है वो वहाँ की ब्लैक्स है। और ब्लैक्स का जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज पे जो कब्ज़ा है वो बहुत ही कम है। ये एक फैक्ट है वहाँ का, साउथ अफ्रीका का। इसलिए आपको कुछ इलाके तो वहाँ पे दिखेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है और कुछ इलाकों में दिखेगा कि एकदम वहाँ गरीबी है, साफ़-सफ़ाई की दिक्कत है, जो बेसिक एमिनिटीज़ जो एक हर आदमी को मिलनी चाहिए वो नहीं है। इसी वजह से वहाँ मैक्सिमम जो आपका जो लो लेवल का जो काम होता है, चाहे साफ़-सफ़ाई, चाहे कार को धुलना या रिपेयरिंग का काम, ये सारे काम जो है वहाँ पे ब्लैक से ही करते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी कम्युनिटी को खटकते भी हैं कि कहीं न कहीं अभी भी जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही नीचे हैं। साथ ही साथ अब इसकी अगर आप लोग बात करें कि इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, देखिए रीज़न बेसिकली ये है कि इनके जो भूतपूर्व जो इनके प्रेसिडेंट हैं जैकब ज़ुमा, इनको एक करप्शन चार्ज में ही इनको 2018 में अपनी कुर्सी को जो है छोड़ना पड़ा था। और जब 2018 में करप्शन चार्जेस की वजह से जब इनको छोड़ना पड़ा था, तो उसी की जो पैनल जो उसकी जो एग्ज़ामिन कर रहा था, उस पूरी जाँच को जो देख रहा था पैनल, उस पैनल ने इनको क्या किया था कि अपने इंक्वायरी के लिए इनको कोर्ट के सामने जो है वो पेश होने के लिए कहा था। लेकिन इन्होंने कोर्ट की बात को नहीं माना और ये इंक्वायरी के लिए जो है वो प्रेज़ेंट भी नहीं हुए कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने इनको क्या किया कि 15 महीनों की सज़ा दे दी, 15 महीनों का जेल टर्म इनको सेंटेंस कर दिया, इसके लिए क्योंकि इन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण इनको 15 महीने की जेल की सज़ा सुना दिया। अब उसके बाद जैसे ही इनको जेल की सज़ा हुई, इसके बाद इनके जो समर्थक थे, जिनको प्रो ज़ुमा भी कहा जाता है, यानी जो ज़ुमा जी के जो बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि दंगे करना शुरू कर दिया। और उन दंगों में हुआ क्या कि वहाँ की जो पब्लिक थी, जो इतने समय से अपने सेंटिमेंट्स को दबा के रखी हुई थी कि कैसे हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और अभी भी जो एक माइनॉरिटी पीपल हैं, चाहे वो एशिया के हों या वाइट पीपल हों, वो सारे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा यहाँ के रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा है। क्योंकि अभी भी अगर आप अफ्रीका के 4 से 5 अगर अमीरों की लिस्ट निकालेंगे तो आपको टॉप 5 में कोई एक ही मिलेगा जो कि ब्लैक होगा, बाकी सब आपके अदर से ही होंगे। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे जो क्या कर रही थी, स्टिर अप कर रही थी लोगों को, और
फिर जब लोगों ने ये मौका देखा तो वहाँ पे ब्लैक्स ने भी क्या किया कि अपने सेंटिमेंट्स को इसमें निकालने का सोच लिया। साथ ही साथ इसमें जो एंगल है वो गुप्ता ब्रदर्स का भी जोड़ा जा रहा है। गुप्ता ब्रदर्स दोस्तों सहारनपुर के थे, जो 1992 के आसपास में ये लोग साउथ अफ्रीका गए थे, जहाँ पे इन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो शुरू किया था। ये यूपी के सहारनपुर के थे और यहीं से ये गए थे 1992 में, वहाँ माइग्रेट कर गए थे और वहाँ इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। तो एक अच्छा खासा बिज़नेस वहाँ पर उन्होंने सेटअप कर लिया था। लेकिन बिज़नेस सेटअप करने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2015 के आसपास में जो आपके जो गुप्ता ब्रदर्स थे, इनकी मुलाकात हुई एक जगह पे जैकब ज़ुमा के साथ में। तो जैकब ज़ुमा के साथ जब इनकी मुलाकात हुई तो इसके बाद क्या हुआ कि इनकी नज़दीकियाँ जो हैं वो जैकब ज़ुमा के साथ बढ़ गई और माना जाता है कि जो करप्शन इन्होंने किया जैकब ज़ुमा ने, उसमें पूरी तरीके से ये गुप्ता ब्रदर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। हालांकि बाद में क्या हुआ कि जब जैकब ज़ुमा के ऊपर करप्शन के चार्जेस चले और बहुत से रिविलिएशन हुए, बहुत से उसमें कई चीज़ें जब सामने आई लोगों के, तो उसके बाद ये लोग क्या किए, ये दुबई और यूएई की तरफ जो है ये जो गुप्ता ब्रदर्स थे ये भाग गए। उसके बाद जैकब ज़ुमा के ऊपर केस चला और वहाँ से जो है इनकी कहानी जो है, अब जो प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि फिर इनको कोर्ट ने बुलाया और इन्होंने जाने से मना कर दिया और इनको जो है 15 महीने की सज़ा हुई। जैसा कि आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ज़ुमा और गुप्ता इतने ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, गुप्ता ब्रदर्स, कि इन लोग के लिए एक नया टर्म ही ईजाद कर दिया था। वहाँ के जो आलोचक थे और वहाँ के जो क्रिटिक्स थे, इनको ज़ुप्ता कहना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनका इतना ज़्यादा प्रभाव जो है इसमें बढ़ चुका था। तो जब इनको ज़ुमा जी को जब इनको जो इम्प्रिजनमेंट का जब ऑर्डर हो गया तो इसके बाद इनको जेल की सज़ा हो गई और सज़ा के बाद ही इनके प्रोटेस्टर थे जो थे वो सड़कों पे उतर गए और इसका मौका उठाया। वहाँ की जो ब्लैक कम्युनिटी थे उसने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया इसका अपना, और वो इसमें जो है इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से दंगे हुए। और इस दंगों ने सीधे टारगेट किसको किया, उन एशियन लोगों को किया। एशियन में आपके इंडियंस भी हैं, एशियन लोगों को किया, साथ ही साथ वाइट पीपल को किया। तो सिर्फ ये सोचना कि केवल भारतीय लोगों को इसमें चोट पहुँचाया या कुछ किया गया, तो ऐसा नहीं है। वह हालत वहाँ की इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ की जो माइनॉरिटी, चाहे वाइट हो चाहे आपके एशियंस हों, उन्होंने क्या किया कि खुद अब हथियार खरीदना जो है वहाँ पे शुरू कर दिया है। क्योंकि इसमें सिरिल रामाफोसा की जो पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी के सदस्य रह चुके हैं जैकब ज़ुमा। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का ढीला रवैया और जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका जो ढीला रवैया है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह उन्हीं के नेता का इसमें इंक्लूडेड होना है। अगर माना जाता है कि जैकब ज़ुमा इनकी पार्टी के ना होते तो हो सकता है सिरिल रामाफोसा, जो कि इस समय प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, तो वो इस पर कुछ सख्ती से एक्शन लेते। हालांकि हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसका कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इसको अपना जो है प्रोटेस्ट को रजिस्टर्ड किया। साथ ही में उन्होंने अपना ट्विटर से अपना ट्वीट भी किया कि मेरी एक अच्छी खासी बातचीत हुई वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके साथ, और उन्होंने मुझे जो है वो एश्योर किया है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और हमारे जो लोग हैं उनकी जो है हेल्थ वगैरह को भी, सुरक्षा को भी ध्यान दिया जाएगा और पीस को वहाँ पे फिर से रिज्यूम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली अब वहाँ सिचुएशन अब यही है कि लोग अब अपने भरोसे हैं वहाँ पे, और लोगों ने हथियार, अब जो वहाँ की जो कम्युनिटी है, चाहे एशियन हो चाहे वहाँ के आपके फॉरेनर्स हों या वाइट पीपल हों, बेसिकली उन्होंने अपना क्या किया, हथियार अपने हाथों में ले लिए हैं और अपने प्रोटेक्शन को अपने अनुसार अब उन्होंने चलाने के लिए सोच लिया है। और देखिए इसके पीछे करप्शन जो है वो है ही है। मैंने आपको बताया ही कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी भावनाएं बहुत समय से दबी हों तो वो भावनाएं फिर आपकी निकलती हैं। तो देखिए ब्लैक्स वहाँ 81 से 82% पॉपुलेशन में हैं और वो मेजॉरिटी में हैं। तो ये तो देखिए है ही है कि अगर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी अगर उसको डिप्राइव किया जाएगा, चाहे उसके रिसोर्सेज से हों या जो बेसिक कम्युनिटीज़ हों उससे रिलेटेड हों, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के रॉयट्स में तब्दील होगी ही होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2015 के लेटेस्ट फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की उनकी क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और 2021 का जो पहले 3 महीनों में है उसके में इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 33% तक चला गया है। जो एक आदमी जिसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, उसने सोचिए अपनी गिरफ्तारी पे सीधे उसने यही कहा, इट्स नॉट अबाउट ज़ुमा, इट्स अबाउट पॉवर्टी। यानी इसका ज़ुमा से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए उसके पास जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो है नहीं। तो जब ये चीज़ें हुई तो उसने अपनी उन्हीं बेसिक कम्युनिटीज़ को अपने पास उसने करने के लिए सोचा। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कि साउथ अफ्रीका के आपका नेशनल फ्लैग है। हालांकि इनका देखिए मोटो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन क्या हो रहा है ये आप इस समय देख सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या हाल हो रहा है इस समय। साथ ही साथ आप इनकी जो कैपिटल है याद रखिएगा, 3 कैपिटल हैं इनकी साउथ अफ्रीका की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग इनकी कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव पर्पज़ से इनकी प्रिटोरिया है, लेजिस्लेटिव पर्पज़ से इनकी केप टाउन है, जुडिशियल पर्पज़ से इनकी बायम फाउंटेन है, और
लार्जेस्ट जो सिटी है इनकी जोहानसबर्ग है। इन सब की लोकेशन हम लोग जो है मैप में देखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इनके एथनिक ग्रुप्स हैं 2019 के अकॉर्डिंग लगभग 81% आप देख सकते हैं ब्लैक अफ्रीकन है, 8.8% आप देख सकते हैं कलर्ड हैं, 7.9% वाइट हैं और 2.6% जो है वो एशियन हैं। तो आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं। इसमें आपको जो इस रेक्टेंगल में जो 2 लोकेशंस दिख रही हैं, एक इस्वातनी ही दोस्तों स्वाज़ीलैंड है। स्वाज़ीलैंड को ही इस्वातनी कहा जाता है। और लेशोथो और इस्वातनी जो हैं ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि जिनको अफ्रीका इनसर्कल किया हुआ है। तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि साउथ अफ्रीका किन 2 देशों को जो इनसर्कल किया हुआ है, तो वो इस्वातनी है और लेशोथो है। तो इनकी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एरो से जो है वो 4 लोकेशंस आपको दिखा रखी हैं, डरबन, प्रिटोरिया, ब्यामफ़ॉन्टेन और आपका केप टाउन। तो केप टाउन, ब्यामफ़ॉन्टेन और प्रिटोरिया और डरबन, तो इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ज़रूर देखिएगा, कुछ जो बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और कुछ भी आपके मन में अगर कोई कमेंट हो तो उसको प्लीज़ लिखिए। और दोस्तों देखते समय लाइक ज़रूर किया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। वीडियो देखा करिए तो लाइक ज़रूर किया करिए, और जो कमेंट हो उस कमेंट को ज़रूर लिखा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।